क्या आपको पता है कि आज का शेयर मार्केट सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ये फेयर का लाइव ट्रांसमिशन है। मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ी, ईरान यूएस वॉर का शैडो मार्केट्स पर आया और उसका फर्स्ट शॉक सीधा एशियन मार्केट्स में दिखा। निकेई, हैंग सेंग और कॉस्पी सब पर प्रेशर और फिर ये वीकनेस इंडिया तक भी स्पिल ओवर कर गई। जब क्रूड ऑयल ऊपर जाता है, वॉर हेडलाइंस तेज होती हैं और इन्वेस्टर्स रिस्क ऑफ मोड में चले जाते हैं, तो एशियन मार्केट सबसे पहले रिएक्ट करते हैं क्योंकि यही ग्लोबल सेंटिमेंट का पहला मिरर होते हैं। और इसीलिए आज का ये वीडियो सिर्फ एक फॉल की कहानी नहीं है, बल्कि उस चेन रिएक्शन के बारे में आपको समझाने जा रहे हैं जो एशिया से शुरू होकर मुंबई यानी बीएसई और एनएसई तक पहुंच जाती है। पिछले कुछ सेशंस में एशिया के मार्केट्स ने यह साफ सिग्नल दिया कि टेंशन बढ़ने पर सबसे पहले टेक हैवी और एक्सपोर्ट लिंक्ड इंडिसेस ही हिलते हैं। कहीं कॉस्पी में सर्किट ब्रेकर ट्रिगर हुआ, कहीं निकेई में शार्प सेल ऑफ आया और कहीं हैंग सेंग ने ग्लोबल फियर को एम्पलीफाई कर दिया। यही बैकग्राउंड है आज के टॉपिक का और इसी क्रैश पैटर्न को समझने के लिए हम पिछले 10 साल के मेजर एशियन मार्केट फॉल्स पर नजर डालेंगे। तो चलिए अब पिछले 10 साल के वो एशियन मार्केट क्रैशेस देखते हैं जिन्होंने बार बार ग्लोबल फियर को एशिया की ट्रेडिंग स्कीम्स पर लाकर खड़ा कर दिया। और जब इन मार्केट्स में रिकवरी आई तो सबसे पहले कौन से सेक्टर्स ने स्पीड पकड़ी, वो भी समझिएगा। आगे के मार्केट प्लान बनाने में आपको थोड़ी मदद मिल सकती है। एशियन मार्केट्स यूजुअली एक दूसरे के साथ लिंक्ड रहते हैं और जब वॉल स्ट्रीट वीक होता है या ग्लोबल फियर बढ़ता है तो रिस्क हेवी इंडिसेस पहले गिरते हैं। इसका स्पिल ओवर भारत तक भी जल्दी आता है, स्पेशली जब क्रूड ऑयल, यूएस रिसेशन फेयर या जियोपॉलिटिकल टेंशन एक्टिव हो। इंडियन मार्केट्स इस शॉक को एब्जॉर्व करते हैं, लेकिन उसका रिस्पॉन्स कभी प्योर पैनिक का होता है और कभी सेलेक्टिव बाइंग का। इसलिए आपको सेम ट्रिगर पर डिफरेंट डेज में डिफरेंट रिएक्शन मिल सकता है। अगस्त 2024 के एक डेटा पर नजर डालिएगा। निकेई 225 का शार्प फॉल हुआ और उसके साथ इंडियन मार्केट भी हेवी प्रेशर में आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंसेक्स इंट्राडे 2686 पॉइंट्स तक गिरा था और निफ्टी 824 पॉइंट्स तक, जब ग्लोबल रिस्क ऑफ सेंटिमेंट इंडिया में ओपन हुआ था। क्लोज बेसिस पर भी सेंसेक्स और निफ्टी में रफली अराउंड 2.7% के आसपास की गिरावट देखी गई थी। अब ये दिखा रहा है कि जापान का क्रैश सिर्फ जापान तक लिमिटेड नहीं था, सेंटिमेंट चेन रिएक्शन की तरह इंडिया तक भी पहुंचा। हैंग सेंग चाइना ग्रोथ का प्रॉक्सी है। जब ये दबता है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स इमर्जिंग मार्केट से रिस्क कम करते हैं, इंडिया में भी कॉशन बढ़ जाता है। इंडियन मार्केट का रिएक्शन अगर हम देखें तो 5 अगस्त 2024 को ग्लोबल क्रैश का स्पिल ओवर सीधा सेंसेक्स और निफ्टी पर आया था। सेंसेक्स इंट्राडे लो पर 2686 पॉइंट्स गिरा था और निफ्टी 823 पॉइंट्स डाउन था। क्लोज में भी नियर अबाउट सेम रिएक्शन रहा। अब निफ्टी 662 पॉइंट्स गिरकर 24,055 पर क्लोजिंग देकर गया था। इन्वेस्टर वेल्थ का काफी लॉस हुआ। एक दिन में 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिट गए बाजार से। सबसे ज्यादा अगर सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की बात करें तो किसके ऊपर ज्यादा असर आया? बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स पर, क्योंकि यहां हुई भारी सेलिंग, क्योंकि रिस्क ऑफ में बैंक सबसे ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। दूसरा असर आया आईटी सेक्टर पर। ग्लोबल क्यूज की वजह से बन गया था प्रेशर। मेटल, ऑयल एंड गैस की बात करें, रियलिटी एंड ऑटो की बात करें तो यहां पर भी असर आता दिखाई दिया, क्योंकि क्रूड स्पाइक और एक्सपोर्ट फियर सबसे ज्यादा गिरते हुए दिखाई दिए ये इंडेक्स। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स भी बुरी तरह अफेक्टेड हुए। अब ये पैटर्न लगातार रिपीट होता है। गैप डाउन ओपन, इंट्राडे हाई वोलेटिलिटी, फिर या तो पार्शियल रिकवरी या फिर वीक क्लोज। अब यहां पर गिरावट तो आई, लेकिन रिकवरी कब और कैसे आई, ये एक अगला सवाल। देखिए, पैनिक हमेशा लंबा नहीं टिकता है। अगस्त 2024 क्रैश के अगले ही दिन 6 अगस्त की हम बात कर रहे हैं, 2024 में ही रिकवरी सिग्नल्स दिखने लगे थे। निकेई ने अपने लॉसेस में ज्यादातर रिकवरी कर ली थी। इंट्राडे 10% का बाउंस आया था पॉजिटिव। इंडिया में भी नेक्स्ट सेशंस में सिलेक्टिव बाइंग आई थी और सबसे पहले जिन सेक्टर्स में रिकवरी दिखी थी वो थे डिफेंसिव सेक्टर्स जैसे कि फार्मा और एफएमसीजी। डोमेस्टिक डिमांड स्ट्रांग होने की वजह से ये रिलेटिव सपोर्ट यहां पर मिलता दिखाई दिया था। उसके बाद बैंकिंग में यानी सेलेक्टिव बैंक्स में बाइंग आई और इंफ्रास्ट्रक्चर में बाइंग आई। डोमेस्टिक फंडामेंटल्स की वजह से यहां भी रिबाउंड आया। टेक और आईटी में भी बाउंस। जब ग्लोबल सेंटिमेंट स्टेबलाइज हुआ तो यहां भी बाउंस दिखाई दिया। ओवरऑल लेसन जो हमें दिखाई दे रहा है वो ये कि इंडेक्स क्रैश और कंपनी बिजनेस रियलिटी अलग होते हैं। हेडलाइंस डराती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में अर्निंग्स, बैलेंस शीट और वैल्यूएशंस मैटर करते हैं। इंडियन मार्केट का टिपिकल पैटर्न यूजुअली 3 स्टेप्स में दिखाई देता है। पहले गैप डाउन ओपन, फिर इंट्राडे वोलेटिलिटी और फिर या तो पार्शियल रिकवरी या वीक क्लोज। अगस्त 2024 के ग्लोबल क्रैश के बाद भी ऐसा ही हुआ। फियर से ओपनिंग वीक थी, लेकिन पैनिक कूल डाउन होने पर नेक्स्ट सेशन में रिकवरी साइंस आए।
अब ये पैटर्न ये बता रहा है कि इंडियन मार्केट प्योर आइसोलेशन में मूव नहीं करता है। ग्लोबल क्यूज, गिफ्ट निफ्टी, क्रूड, डॉलर और रिस्क एपेटाइट मिलकर इंडियन सेंटिमेंट को शेप करते हैं। सबसे बड़ा लेसन ये कि इंडेक्स क्रैश और बिजनेस रियलिटी अलग अलग होते हैं, जो हमने आपको बता दिया है। अब ग्लोबल फियर में ओवर ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए, एक्सपर्ट्स का ये मानना है, क्योंकि कई बार मार्केट नेक्स्ट सेशन में ही शार्प रिबाउंड दे देता है इंडियन मार्केट में। इसलिए पेशेंस और रिस्क मैनेजमेंट पैनिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कंबाइंड टेक अवे ये है कि एशिया का क्रैश अक्सर इंडिया के लिए सेंटिमेंट शॉक होता है और इंडियन मार्केट उसका इमीडिएट रिएक्शन देता है, लेकिन फंडामेंटल के बेसिस पर रिकवरी भी जल्दी आती है। यानी एशिया गिरता है तो इंडिया हिलता है, लेकिन इंडिया का फाइनल मूव ग्लोबल फेयर से ज्यादा डोमेस्टिक स्ट्रेंथ डिसाइड करती है। फिर भी मार्केट्स तो वॉलेटाइल ही होते हैं, इसलिए इन्वेस्टमेंट से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर की राय सबसे जरूरी चीज है, लेना मत भूलिएगा।